गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अपन पढ़ रहे हैं गुप्त साम्राज्य। उसमें हमने देखा कि गुप्त साम्राज्य 275 ईस्वी में जो है अस्तित्व में आया और इसके संस्थापक श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त के बाद जो है उन्हीं का पुत्र घटोत्कच जो है गुप्त शासक बना और उसके बाद घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम जो 320 से 335 ईस्वी तक जो है गुप्त साम्राज्य का शासक रहा। ठीक है, ये गुप्त साम्राज्य का, ये चंद्रगुप्त प्रथम जो घटोत्कच का पुत्र था और इन्होंने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी और लिच्छवी वंशजा कुमार देवी से इनका विवाह हुआ था और कुमार देवी से ही इनको पुत्र जो है समुद्रगुप्त हुआ था। तो आज हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त जो इम्पोर्टेंट है। इसका 4 नंबर का प्रश्न बनेगा आपके 4 अंक का कि समुद्रगुप्त का परिचय दीजिए और उनकी उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के शासकों में एक जो है प्रतापी शासक था। उसने गुप्त साम्राज्य का काफी विस्तार भी किया और ये कला संस्कृति के क्षेत्र में भी अव्वल था। कविराज की उपाधि समुद्रगुप्त को दी गई थी। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। इस तरह इनकी ये उपलब्धियां रहेगी। और परिचय क्या होगा कि समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था और ये इन्होंने 335 से 380 ईस्वी तक जो है गुप्त साम्राज्य में शासन किया। ये परिचय हो गया और उसके बाद उपलब्धियां। तो ये 4 अंक का प्रश्न है पूरा। एक एक अंक के तो बनेंगे ही इसमें कई, लेकिन 4 अंक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न समझ आ गया होगा कि समुद्रगुप्त का परिचय दीजिए और उनकी उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। अब देखो परिचय हो जाएगा ये। चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उसका आदर्श दिग्विजय और एकीकरण था। शासक बनते ही, गुप्त साम्राज्य का शासक बनते ही उन्होंने समुद्रगुप्त ने दिग्विजय और एकीकरण यानी संपूर्ण भारत का एकीकरण करने का जो है आदर्श प्रस्तुत किया, मन में लिया था, लक्ष्य लिया था कि जो है दिग्विजय यानी 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त करके भारत का एकीकरण करना उनका आदर्श था। वह साम्राज्यवाद में विश्वास रखता था। साम्राज्यवाद का मतलब अपने साम्राज्य के विस्तार में। तो एक उपलब्धि तो यही हो गई, परिचय हो जाएगा कि चंद्रगुप्त का प्रथम का पुत्र था, पुत्र और उत्तराधिकारी था, जिसने जो है 335 से 380 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य पर शासन किया। उपलब्धि यहीं से शुरू हो जाएगी। पहली कि चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है शासक बनते ही दिग्विजय और एकीकरण का रास्ता अपनाया। वह साम्राज्यवाद में विश्वास रखता था। पहली उपलब्धि हो जाएगी यहाँ से। अब दूसरी है, उसके दरबार में हरिसेन ने उसकी सैनिक सफलताओं का विवरण इलाहाबाद प्रशस्ति में दिया था। यह अभिलेख उसी स्तंभ पर उत्कीर्ण है जिस पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण है। इसके द्वारा जीते हुए क्षेत्र को 5 समूहों में बांटा जा सकता है। गंगा यमुना के दोआब के राज्य, पूर्वी हिमालय के राज्य, पूर्वी विंध्य क्षेत्र के राज्य के आठविक राज्य, पूर्वी दक्कन व दक्षिण भारत के राज्य और शक एवं कुषाण राज्य, ये इनके जीते हुए जो है क्षेत्र है, समुद्रगुप्त के जीते हुए क्षेत्र। अब एक उपलब्धि तो वहां हो गई कि दिग्विजय और एकीकरण की नीति अपनाई और साम्राज्यवाद में विश्वास रखता था। दूसरा ये हरिसेन, 1 नंबर का प्रश्न बनता है हरिसेन का। हरिसेन कौन था? तो हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लिखी थी। क्या लिखी? इलाहाबाद प्रशस्ति। और प्रशस्ति होती है पत्थर पर खोद कर लिखे हुए लेख। तो ये इलाहाबाद प्रशस्ति किसने लिखी? हरिसेन ने। हरिसेन कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ठीक है, और ये प्रशस्ति जो है अशोक का जो अभिलेख उत्कीर्ण है वहीं पर उत्कीर्ण है। तो दूसरी उपलब्धि ये हो जाएगी इसकी कि जो है समुद्रगुप्त के दरबार में दरबारी कवि हरिसेन था जिन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति लिखी और उसमें जो है गुप्त वंश के शासकों का वर्णन मिलता है। ये लिखो आप। ठीक है, हरिसेन को आश्रय दिया था समुद्रगुप्त ने। अब तीसरी उपलब्धि है कि जीते हुए क्षेत्र, समुद्रगुप्त का साम्राज्य, समुद्रगुप्त ने जिन क्षेत्रों को जीतकर अपने राज्य में मिलाया, ये 5 समूहों में बटे हुए थे। गंगा यमुना के दोआबी राज्य इधर गंगा यमुना के क्षेत्र में जो आते थे, हिमालय के राज्य इधर उत्तर, पूर्वी विंध्य वर्तमान मध्य प्रदेश वो है ना वो राज्य,
पूर्वी दक्कन, दक्कन का पठार नीचे आ जाता है, मध्य प्रदेश से भी नीचे, दक्षिण भारत के राज्य, कर्क रेखा से नीचे वाले राज्य, और शक और कुषाणों के राज्य भी इसने जीत लिए थे। जो बाहरी आक्रमणकारी थे ना शक कुषाण, उनके राज्य भी इसने जीत लिए। तो ये भी इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि साम्राज्य की, साम्राज्य विस्तार की। ठीक है, कि कौन कौन से क्षेत्रों पर इनका विस्तार था। आगे देखो, इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार वह कभी भी युद्ध में नहीं आ रहा, ये भी उपलब्धि अलग से लिख देना। चौथा, इलाहाबाद प्रशस्ति में हरिसेन ने लिखा कि समुद्रगुप्त ने जो है शासक बनते ही साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई, साम्राज्यवाद में विश्वास रखता है, दिग्विजय और एकीकरण की नीति अपनाई, लेकिन वो कभी भी किसी युद्ध में नहीं आ रहा। ये किसने कहा? समुद्रगुप्त ने, उसने हरिसेन ने जो है इलाहाबाद प्रशस्ति में लिखा था। समुद्रगुप्त के पास एक नौसेना, शक्तिशाली नौसेना भी थी, जिससे वह विदेशों से संबंध सुदृढ़ कर सका। पांचवी उपलब्धि ये लिख लेना कि समुद्रगुप्त के पास नौसेना यानी जल सेना, जल सेना भी थी, जिससे वो विदेशों के साथ संबंध मजबूत कर सका, सुदृढ़ यानी। पांचवी, छठी उपलब्धि हो जाएगी, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया और उसके सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा मिलता है। समुद्रगुप्त के काल के जो सिक्के मिलते हैं उस पर अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ होता है, जिससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। इतिहास की जानकारी हमें किन से मिलती है? इन सिक्कों, अभिलेखों, प्रशस्तियों, इन्हीं से तो मिलती है। तो सिक्कों से जो है हमें जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। ये भी इसकी छठी उपलब्धि हो जाएगी। नंबर डाल रही हूँ, आप भी डालते जाना अपनी किताब में। उसके सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ है। वह ललित कलाओं में भी निपुण था। यहाँ से सांस्कृतिक उपलब्धियां, प्रश्न ये भी बन सकता है, समुद्रगुप्त का परिचय दीजिए और उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो सांस्कृतिक उपलब्धि में एक तो प्रयाग प्रशस्ति भी आएगी, कवियों का आश्रयदाता था, और ये यहाँ से है सांस्कृतिक उपलब्धि। वह ललित कलाओं में भी निपुण था, उसे कविराज भी कहा जाता था, बहुत अच्छी वीणा बजाता था समुद्रगुप्त, और अपने सिक्कों पर उन्होंने अपनी तस्वीर वीणा बजाते हुए भी दर्शाई थी। अश्वमेध यज्ञ पराक्रम भी लिखा हुआ था, और कुछ सिक्कों पर समुद्रगुप्त की तस्वीर वीणा बजाते हुए देखी जाती है। तो कविराज की उपाधि धारण कर रखी थी समुद्रगुप्त ने। वह संगीत में भी निपुण था, एक सिक्के पर उसकी आकृति वीणा बजाती हुई है। वह विष्णु भक्त था, परंतु दूसरे धर्मों का भी समान रूप से आदर करता था। ये यहाँ से सांस्कृतिक उपलब्धियां, सांस्कृतिक उपलब्धियों में एक हरिसेन का भी आएगा। सांस्कृतिक उपलब्धियां पूछे उसमें भी सारा ही लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है वैसे। ठीक है, और उपलब्धियां पूछे जब तो सारा लिखना ही है। ये ललित कलाओं में निपुण, कविराज, ये कौन सी उपलब्धियां हैं समुद्रगुप्त की? सांस्कृतिक। ठीक है, ध्यान रखना, सांस्कृतिक उपलब्धियां पूछे तो आपको कविराजकार ये वाली लिखना है, और वैसे उपलब्धियां पूछे तो सारी इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त ध्यान रखोगे, स्टार बना लो समुद्रगुप्त के, याद करना है। इस बार ही था, इस बार नहीं आया तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और छोटे प्रश्न जो भी बन रहे हैं वो सारे भी याद करोगे आप इसके। आगे देखो, समुद्रगुप्त के बाद है चंद्रगुप्त द्वितीय, जो 300 ईस्वी से 412 ईस्वी तक शासन किया, जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। यह भी गुप्त साम्राज्य का प्रतापी शासक था, जिसने, समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है और उससे भी अधिक विस्तार किया, यानी और जीतकर अपने साम्राज्य को बढ़ा लिया। देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था, उसका पुत्र था। परिचय हो जाएगा ये, परिचय पूछे तो परिचय यही होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र और उत्तराधिकारी था, जिसने 380 से 412 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य पर शासन किया। ठीक है, ये परिचय हो गया। और उसका नाम देवराज व देवगुप्त भी मिलता है, इसको यहाँ तक कर लेना परिचय में। देवराज या देवगुप्त भी इसका नाम मिलता है, चंद्रगुप्त भी मिलता है, चंद्रगुप्त द्वितीय है ये, चंद्रगुप्त प्रथम पहले यह गया था, और देवराज और देवगुप्त भी इसका नाम मिलता है। छोटा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि गुप्त साम्राज्य में देवराज और देवगुप्त किसके नाम थे? तो किसके थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के, और विक्रमादित्य इसको उपाधि थी। उसने अपने साम्राज्य को विवाह संबंधों और विजयों द्वारा बढ़ाया। उसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन से किया, जिसकी मृत्यु के पश्चात प्रभावती अपने छोटे पुत्र को गद्दी पर बिठाकर राज्य की वास्तविक शासक बन गई। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी मालवा व गुजरात को भी जीता। ये जिसको समुद्रगुप्त नहीं जीत सका, उन राज्यों को चंद्रगुप्त द्वितीय ने जीता और अपने गुप्त साम्राज्य का और विस्तार किया। उज्जैन को उसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाई। अब ये 1 नंबर का प्रश्न कि किस गुप्त साम्राज्य ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाई? किसने बनाई? चंद्रगुप्त द्वितीय ने द्वितीय राजधानी बनाया।
शक विजय के पश्चात उसे विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शक विजय, वो जो शक थे ना, जिनसे सातवाहन वंश के शासक भी लड़ रहे थे, उन्होंने जो है यहाँ पर सत्ता स्थापित कर ली थी। तो शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद उनको इसे विक्रमादित्य की उपाधि और शकारी, शकारी की उपाधि भी धारण की। शकारी, ठीक है, से शलगम वाला है, श, ठीक है, शकारी, शकारी की उपाधि और विक्रमादित्य की उपाधि। शकों पर विजय प्राप्त करने के कारण इन्हें शकारी की उपाधि दी गई और विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। तो ये हो गया चंद्रगुप्त द्वितीय। ये भी आपका 4 अंक का प्रश्न है, 4 अंक का बन सकता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का परिचय दीजिए और उनकी उपलब्धियों का वर्णन कीजिए पूरा, ठीक है। तो 4-4 अंक के होंगे। अब आगे देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त महेंद्रादित्य शासक बना। बीच में और आते हैं छोटे मोटे शासक, जैसे इसके चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद इसका पुत्र को न बनाकर इसका एक भाई था, वो बन गया था बीच में। जब भी तो देखो 412 ईस्वी के बाद कुमार द्वितीय 414 ईस्वी से आता है, बीच में भाई बन गया था। भाई, फिर भाई के बाद वापस इसी का पुत्र कुमारगुप्त महेंद्रादित्य बना 414 से 455 ईस्वी तक। तो देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बना। कुमारगुप्त को ही नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। ये 1 नंबर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। या ये पूछा जा सकता है कि प्राचीन काल में शिक्षा का विशाल केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय किस वंश के शासकों के समय स्थापित हुआ? तो किस वंश के शासकों के समय? गुप्त वंश के शासकों के समय। या गुप्त वंश के किस शासक के समय स्थापित हुआ? तो गुप्त वंश के कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के समय, ठीक है। गुप्त वंश के शासकों ही पूछे जब, तो गुप्त वंश के शासकों में के समय जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो और कि गुप्त वंश के किस शासक ने जो है प्राचीन काल के शिक्षा के विशाल केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है घुमा फिरा के, ठीक है। तो ये इस पे अंडरलाइन करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये। उसका राज्य सौराष्ट्र में बंगाल तक फैला था। अपने राज्य के अंतिम दिनों में उसे पुष्यमित्र के विद्रोह का सामना करना पड़ा। अपने राज्य के अंतिम समय में उसे किसका सामना करना पड़ा? पुष्यमित्र के विद्रोह का सामना करना पड़ा। अब है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त कुमारगुप्त महेंद्रादित्य का ही पुत्र था। देखो 455 ईस्वी से ये 455 ईस्वी में ही बन गया था। ये इसका ज्येष्ठ पुत्र ना होते हुए भी राज्य का उत्तराधिकारी बना। स्कंदगुप्त जो है इसका कुमारगुप्त महेंद्रादित्य का बड़ा पुत्र नहीं था। वैसे राजाओं में प्रथा होती है ना कि उसके बाद दूसरा उसका बड़ा पुत्र ही शासक बनेगा, लेकिन ये ज्येष्ठ यानी बड़ा पुत्र नहीं था। फिर भी कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के बाद स्कंदगुप्त जो है गुप्त साम्राज्य का शासक बना। जूनागढ़ अभिलेख, अब ये इंपॉर्टेंट है। इसमें गुप्त साम्राज्य की जानकारी में मुख्य रूप से इन 2 चीजों से ही मिलती है, एक तो हरिसेन की प्रयाग प्रस्तुति से और एक जूनागढ़ अभिलेख से। तो जूनागढ़ अभिलेख द्वारा ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्य शासक पढ़े थे ना अपन ने, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य। ये तो मौर्य शासकों ने जो है सुदर्शन झील का तो निर्माण कराया। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? मौर्य शासकों ने। फिर यहाँ तक आते थे झील टूट फूट गई तो उसका जीर्णोद्धार करवाया, यानी टूट फूट ठीक करवाई। किसने? स्कंदगुप्त ने। इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख के, ठीक है। तो 1 नंबर का प्रश्न बनेगा। प्रश्न क्या है कि स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो कहाँ से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से, ठीक है। प्रश्न ये होगा, आ गया समझ। और यह पूछ ले कि जूनागढ़ अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है, तो भी यही आएगा कि जूनागढ़ अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। और आगे आएगा, और जूनागढ़ अभिलेख से ही हमें इस बात की भी जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया। शक, हूण, कुषाण बाहर ही थे ना, तो हूण आ गए थे फिर आक्रमण करने, तो हूणों को भी पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। ये जानकारी भी हमें किससे मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से। और मौर्य शासकों द्वारा निर्मित झील का जीर्णोद्धार करवाया स्कंदगुप्त ने,
गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने, ये जानकारी भी हमें किससे मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, ये बोलकर ये पूछा जा सकता है कि ये जानकारी किससे मिलती है, या ये पूछा जा सकता है कि जूनागढ़ अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखो, हाँ, जीर्णोद्धार करवाया था। जूनागढ़ अभिलेख में इस बात का उल्लेख है कि सिंहासन पर बैठने के समय स्कंदगुप्त को मलेच्छों के रूप में कुख्यात हूणों से जूझना पड़ा था। स्कंदगुप्त ने अंततः हूणों को पराजित कर दिया। ये भी इम्पोर्टेंट, स्टार बना लो। और प्रश्न बने जूनागढ़ अभिलेख का ये कि जूनागढ़ अभिलेख कि इसका गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने कुख्यात हूणों को पराजित किया, ये जानकारी हमें किससे मिलती है? तो किससे मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से, ठीक है। और ये आ जाएगी जूनागढ़ अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है गुप्त वंश के बारे में? तो हम लिख देंगे कि जूनागढ़ अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने कुख्यात हूणों को पराजित किया था और मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। ये जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, ठीक है। तो आज आपका यहाँ तक का ही ठीक है। अब आगे होगा अपना गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ और गुप्त वंश का समाज, गुप्तकालीन समाज, इसको अपन अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आप याद करते जाओ, टेस्ट की भी तैयारी करते जाना। टेस्ट में मौर्य प्रशासन तक आएगा, पूरा मौर्य काल तक बता दिया था आपको। मौर्य प्रशासन तक आप याद कर लेना टेस्ट के लिए।